चलिए स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, उसमें हमने पूरा डिस्कशन वैसे चैप्टर का खत्म कर दिया है, जिसमें डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, उनकी मेथड्स क्या है, सोर्सेज क्या है, हर मेथड का इवैल्यूएशन किया हमने कि उसमें मेरिट कितने हैं, डीमेरिट्स कितने हैं, सब कुछ। और ये पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला था कि एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन, कहाँ से शुरू हुआ, और पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलप होते होते जो आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये मॉडर्न लेवल तक कैसे पहुंचा। तो स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वो पूरा टॉपिक आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन हम एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करना चाहेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से किसी भी लेवल पे थक जाते हैं तो पॉज कर लीजिए, ठीक है, कहीं घूम के आइए और फिर से वो वीडियो देखिए। लेकिन मैं ये पूरा काम एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो ये जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब स्टैटिस्टिक्स का कहाँ से शुरुआत हुई, ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है, और उसके बाद उसको डेवलप होते होते यहाँ तक पहुँचा, उसका पूरा जो स्टोरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक को बिल्कुल परफेक्टली समझना हो तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे एक तो समरी, एक जनरल स्टोरी है कि स्टैटिस्टिक कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ा, ठीक है। पहले लोग कैसे वो डेटा का यूज़ करते थे, कलेक्शन करते थे, और वो पूरा डिस्कशन जनरल स्टोरी में आएगा। लेकिन जनरल स्टोरी जो है वो कॉमन है, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उसके जो तथ्य, जिसको बोलते हैं फैक्ट्स, उसमें फैक्ट्स नहीं होते, ठीक है, हाँ, सिर्फ जनरल स्टोरी है। तो प्रॉपर फैक्ट्स जो है उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट स्टोरी। तो मैं स्टैटिस्टिक्स की दो थियरी कवर करूंगा, मतलब जनरल स्टोरी एंड डेवलपमेंट स्टोरी। डेवलपमेंट स्टोरी में हम रियल फैक्ट्स और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है जिसका हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है हिस्ट्री में, ठीक है, उसको रेफरेंस लेके डेवलपमेंट स्टोरी पढ़ेंगे। ये डेवलपमेंट स्टोरी वाला जो टॉपिक है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक पार्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हुआ, कैसे शुरुआत हुई थी, क्या क्या, और दूसरा हम करेंगे इन फॉरेन कंट्रीज। इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज मतलब मोर और लेस हम यूरोप की बात करेंगे, ठीक है, कि वहां कैसे डेवलपमेंट स्टोरी, क्या फैक्ट्स क्या है। लेकिन ये डेवलप होते होते एक मॉडर्न लेवल पे आ जाता है, और मॉडर्न लेवल पर स्टैटिस्टिक्स के कुछ और ब्रांचेस डेवलप हो जाते हैं जिसको एडवांस लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और वो भी काफी बढ़ गया है। और वो एडवांस स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस रिसर्च। इसके और भी कई नाम है, लेकिन ये एडवांस लेवल का जो स्टैटिस्टिक्स है, जो ऑपरेशन, मतलब ये समझ के चलो 20th सेंचुरी में ही ज्यादा डेवलप हुआ है, मतलब वहीं से शुरू हुआ है। तो ये डेवलपमेंट स्टोरी जो है वो तो हम पढ़ेंगे, ये तो स्टैटिस्टिक्स की जनरल है, लेकिन उसके बाद जो एडवांस स्टैटिस्टिक्स है आज की दौर में, जो इसको ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो, तो ये ऑपरेशंस रिसर्च कैसे डेवलप हुआ, कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से हुआ, और उसमें भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे अगर ऑपरेशन रिसर्च इवॉल्व हुआ, फॉरेन में कैसे इवॉल्व हुआ। लेकिन पहले हम यहां पर फॉरेन कंट्रीज का पढ़ेंगे।
और बाद में इंडिया में ऑपरेशन रिसर्च क्या है, क्या स्टेटस है, कैसे इवोल्व हुआ और कहां तक है, ये इंडिया का स्टेटस जो है वो बाद में पढ़ेंगे। तो पूरा जो डिस्कशन है वो ऐसे 3 लेवल पे जाएगा, एक जनरल स्टोरी, एक डेवलपमेंट स्टोरी इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज, एंड ऑपरेशन रिसर्च का भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब एडवांस स्टैटिस्टिक्स का, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का, जो फॉरेन कंट्री से शुरू हुआ था, इंडिया में बाद में आया था। तो यहां तक तो पूरा काम हो ही जाता है, लेकिन एक एडिशनल, और ये सब जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्टोरी चलती रहती है, लेकिन इसको मैं पूरा टाइमलाइन में कन्वर्ट करूं तो ये सभी की एक टाइमलाइन हम बनाएंगे कि कब क्या हुआ इंडिया में, फॉरेन में, जनरल स्टोरी में या ऑपरेशन रिसर्च में, हर जगह पर पूरी टाइमलाइन, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे जा रहे हैं। तो उसको, मतलब यहां कुछ नया नहीं है, यहां जो हमने पढ़ा हुआ है उसी की मैं टाइमलाइन यहां पर प्रेजेंट करूंगा, वो सबको समराइज करके। ठीक है, तो हम 4 पॉइंट पूरा डिटेल में इसको समझना है तो हम पढ़ने वाले हैं, जनरल स्टोरी, डेवलपमेंट स्टोरी, ऑपरेशन रिसर्च वाला, और सबका समेशन, ये पूरे डिस्कशन का समेशन, मतलब वो उसकी हमारी टाइमलाइन। ठीक है, तो इस हिसाब से जाएंगे, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे जनरल स्टोरी की। ठीक है, देखते हैं क्या है जनरल स्टोरी में। देखो, स्टैटिस्टिक्स कोई नई डिसिप्लिन नहीं है, जनरल स्टोरी में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। इट इज अ नॉट, यू कैन से इट इज नॉट अ न्यू डिसिप्लिन। स्टैटिस्टिक्स उतना ही पुराना है, इट इज एज ओल्ड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ। जब से ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज अस्तित्व में है, तब से स्टैटिस्टिक्स है। हाँ, वो मालूम नहीं था कि ये है और ये स्टैटिस्टिक्स है, ये पता नहीं था, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का एग्जिस्टेंस तो था। तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत पुरानी डिसिप्लिन है, बहुत पुराना एरिया ऑफ स्टडी है। ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर इट इज अ न्यू डिसिप्लिन। ठीक है, बात ये है कि सबको मालूम नहीं था कि इसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे या ये एक अलग शास्त्र, ऐसा नहीं मालूम था, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस था। बहुत पहले जाए तो जब सब ह्यूमन सोसाइटी का एग्जिस्टेंस है, तब से कुछ ना कुछ तो स्टैटिस्टिक्स में होता रहता है, लेकिन प्योरली रेफरेंस के साथ बात करें तो इट वाज इनिशियली रिगार्डेड एज जस्ट अ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इसको पहले स्टेट क्राफ्ट बोलते थे। स्टेट क्राफ्ट क्यों बोलते थे? मान के चलो कि हर राजा को अपने जो रीजन है या अपना जो किंगडम है उसमें अलग अलग चीजों का इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट टू एडमिनिस्टर हिज एक्टिविटी, और यू कैन से पॉलिटिकल एक्टिविटी कंडक्ट करनी है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है, तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि पूरे राज्य में, पूरे किंगडम में कितने लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन कितना है, बर्थ कितना हुआ, कितने लोग मर गए। ठीक है, तो क्रॉप कितना, मतलब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना हुआ है, ये सब का, क्योंकि उसके हिसाब से उसको वो लगान वगान लेना है। ठीक है, रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को अपना एक्टिविटी या अपने अफेयर्स मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ टैक्सेस चाहिए। तो ये सब के लिए क्या करते थे, कई सारा डेटा वो कलेक्ट करवाते थे, फिर रिकॉर्ड करते थे, और उनमें से कई सारे नंबर्स जनरेट होते थे जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन थी, और उसी को हम साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट या स्टेट एक्टिविटी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के सपोर्ट के लिए ये सब चीजें चाहिए, तो उसकी वजह से वो सब डेटा को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि स्टेट अफेयर्स मैनेज करने के लिए ये न्यूमेरिकल फिगर्स यूज होती थी। तो इनिशियली इट वाज रिगार्डेड एज साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, सिर्फ और सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए ही इसका यूज होता था। लेकिन आफ्टरवर्ड्स जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, फिर बिजनेस, इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर आप सोचो कि मेडिकल साइंस, या फिर आप समझो इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हर जगह पे, ठीक है, सोशियोलॉजी, हर जगह पे इसका यूज होता रहा। तो पहले वो लिमिटेड स्कोप था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा स्कोप हो गया, एंड नाउअडेज यू कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट द स्टैटिस्टिक्स। आज तो आप स्टैटिस्टिक्स के बिना कोई दुनिया का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते।
और मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, उसको पहले स्टैटिस्टिशियंस बोलते थे, आज उनको स्टैटिस्टिशियन नहीं लेकिन उसको डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, डेटा साइंटिस्ट। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स अभी तो ऐसा है कि उसको डेटा साइंस बोल लेते हैं, मतलब ऐसा एक अलग स्टेटस मिल गया है। हाँ, हम तो अभी भी स्टैटिस्टिक्स ही बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, इसका अलग नाम है, उसको बोलते हैं डेटा साइंस। तो मान के चलो कि ये आप बोल सकते हो कि राजा की या इन लोगों की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से शुरू हुआ और आज ये पूरे हर एरिया में ये फैल चुका है। तो ये इसका जनरल स्टोरी है। अब मैं जनरल स्टोरी नहीं, फैक्ट्स के साथ बात करूंगा कि कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से हुआ, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट स्टोरी। तो आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट स्टोरी में क्या है, देखते हैं। चलिए, तो डेवलपमेंट स्टोरी में हम इंडिया में कैसे स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुआ उसका डिस्कशन करेंगे और फॉरेन कंट्रीज में कैसे डेवलप हुआ उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले इंडिया से लेते हैं। देखो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को चेक किया जाए तो हम सबको मालूम है कि इंडियन सिविलाइजेशन वाज फार 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 बेटर देन ऑल अदर सिविलाइजेशन। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। तो इंडिया एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है जो आज भी चालू है। मतलब रोमन सिविलाइजेशन या ग्रीक ये सब थी, लेकिन वो सिविलाइजेशन आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये आज भी अवेलेबल है, मतलब आज भी वो चल रही है। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन एग्जिस्टेंस देखा जाए तो हमारे पास, तो हमारी हिस्ट्री जो है उसमें कई सारी जगह पर, कई सारी पोजीशन पे आप देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ था। आज जो पैटर्न से स्टैटिस्टिक्स है उसी तरीके से वो पहले भी होता था। जैसे कि मौर्यन एम्पायर, मतलब आप पीरियड देखो तो 321 टू 296 बीसी की बात करें तो आप सबको मालूम है कि मौर्यन एम्पायर मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था। आज के इंडिया से भी बड़ा उस वक्त हमारा इंडिया था, ये मान के चले। और उसमें सबसे, ठीक है, कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य नाम से भी पहचानते हो, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, थिंकर, और आप बोल सकते हो कि राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिक्स जो इसको बोलते हैं उसका जो शास्त्र है, ठीक है, द बेस्ट डिप्लोमेट एवर आप उसको बोल सकते हो। तो उसका बहुत बड़ा अभ्यासु था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, और वो इकोनॉमिक्स पर भी उसका उतना ही आप बोल के चलो कि उसकी स्ट्रेंथ थी। तो उसने अपनी बुक में कौटिल्यज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसमें कुछ रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि उस वक्त डेमोग्राफिक सर्वेस किए गए थे, मतलब पॉपुलेशन का सर्वे किया गया था लार्ज स्केल, और उसके रेफरेंसेस ये बुक में मिल रहे हैं। दैट मीन्स वी यूज्ड टू कलेक्ट डेटा प्रॉपरली, ठीक है, और उसका सर्वे करते थे, फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते थे, ये सब काम करते थे पहले। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मतलब आप ऐसा मान के चलो कि एंशियंट हिस्ट्री जो है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया में कहीं पर स्टैटिस्टिकल सर्वेज पहले भी होते रहते थे, और ये इसका रेफरेंस कौटिल्यज अर्थशास्त्र में हमें मिल रहा है। मिडल हिस्ट्री में आ जाए, ठीक है, एंशियंट तो छोड़ो, लेकिन मिडल एज में आए तो भी मुगल एम्पायर जो था अकबर के दौर में, मतलब 1596-97 में, ठीक है, अबू फजल, कोई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं अबुल फजल, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरबी में ये एल साइलेंट भी कर दो, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप अबू फजल भी बोल सकते हो। उसने एक बहुत अच्छा सा बुक लिखा था जिसका नाम है आइन ए अकबरी, आइन ए, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं
आइन ए अकबरी, कोई आइन ए अकबरी ऐसा लिखता है, यहां पर हम आइन आई टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखेंगे अकबरी। ये क्या है सर? आइन का मतलब होता है लॉ, कानून, जिसको हम आइन बोलते हैं। कानून का मतलब है लॉ, आइन। तो अकबर के जमाने में जो कानून चल रहा था, जो सिस्टम चल रही थी, उसका कुछ कंपाइलेशन करके एक आइन अकबरी जैसा एक बहुत अच्छा अबू फजल ने बुक लिखा हुआ है। तो समझ के चलो, और उसमें भी यहां रेफरेंसेस मिलते हैं उस बुक में कि डेमोग्राफिक सर्वेज होते रहते थे, ठीक है, रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट, और एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका भी सर्वे होता था, और जो ज्यादा फर्टाइल लैंड है उस पर ज्यादा वो टैक्सेस लगाते थे, ठीक है, जो कम फर्टाइल लैंड है वो कम टैक्सेस लगाते थे। ये पूरा काम जो किया था, वैसे मैं हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा डिस्कस करूं तो ये है कि राजा टोडरमल कल के एक सर्वेयर था उस वक्त, जो अकबर का दरबारी था, एंड ही वॉज अ किंग टोडरमल, और उसने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि हमें इस तरीके से लेनी चाहिए टैक्स, इस तरीके से लेना चाहिए, हमारी टैक्स सिस्टम इस तरीके से स्ट्रक्चराइज करनी चाहिए कि जो ज्यादा फर्टाइल लैंड है उस पे ज्यादा टैक्स लीजिए, और जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, बैरन है, वहां पर टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म के तौर पे एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया था, ठीक है, और उसका डेटा का एनालिसिस करके पूरा एक कानून बनाया कि इस तरीके से हम ये लगान वसूल करेंगे। तो उसके लिए जो स्टडी किया था और उसके बाद जो कानून बनाया था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अबू फजल ने आइन अकबरी में लिखा हुआ है। तो आप समझ के चलो कि किंग टोडरमल का डिस्कशन टेक्स्ट बुक ने नहीं किया है, लेकिन वो जो काम है वो उसके अंडर हुआ था, और उसने यही सजेशन दिया था कि टैक्सेस इस तरीके से लेने चाहिए, सरकार को या गवर्नमेंट को ऐसे इस पैटर्न से टैक्स स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो वहां पर भी हमारे पास रेफरेंस है कि उस वक्त भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे। ऑफ कोर्स वर्ड स्टैटिस्टिक यूज नहीं करते थे, लेकिन काम तो यही होता था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में आप एक बंदे को याद रखिए, और वो है प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिशियंस जो है मॉडर्न स्टैटिस्टिक की बात करें तो ग्रेटेस्ट इनको हम मान के चलते हैं, ठीक है, भीष्म पितामह बोल सकते हैं आप। ये पीसी महालानोबिस ने 1931 में, मैं एग्जैक्ट डेट बोलूं तो 17 दिसंबर 1931 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जिसका नाम है ISI, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये ISI मतलब वो पाकिस्तान वाला ISI नहीं है, प्लीज, हाँ, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। और ये समझ के चलो कि आज की डेट में भी इंडिया की स्टैटिस्टिकल कल्चर जो है, जो स्टडीज है, जो रिसर्च है, इसकी चीफ इंस्टीट्यूट बोला जाए तो यही है। और इनका एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद इन्होंने मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, कई सारा रिसर्च वो इंस्टीट्यूट है, कई सारे लोग वहां पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेंचमार्क पॉइंट है कि 1931 में हमने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर दिया अंडर द हेड ऑफ पीसी महालानोबिस, ठीक है। और एक दूसरा भी है NSS, नेशनल सैंपल सर्वे, जो 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको लगा कि गवर्नमेंट को कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो पूरा सर्वे करके डेटा क्या है वो समझना पड़ेगा, उस हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे का यही काम था, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो अब उसको सिर्फ NSS बोलते हैं। 1950 में उसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इनमें भी रोल इन्हीं का था, पीसी महालानोबिस का। तो नेहरू ने बोला कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना चाहिए, और इन्होंने सजेशन भी किया था, तो आपके अंडर में ये बनाओ और पूरे इंडिया का डेटा कलेक्ट करो, सो दैट वी कैन प्लान आउट फर्दर। और उसके बाद आपको पता है कि 5 years प्लान और ये सब जो है वो इसी की बदौलत है, इसका डेटा आता है, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कमीशन, और वो सब बाद में हुआ। लेकिन NSS का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था।
तो ये इंडिया में हमने स्टेट लेवल पर जो स्टैटिस्टिक का काम हो रहा है वो मैंने आपको बताया। फिर जनरल यूज कोई कॉमन तो सब कर रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हम देखा जाए तो बहुत ही एडवांस थे। 321 BC से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज था। अब आज के दौर में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में तो ये है, ठीक है। एक दूसरा भी है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी है, वो भी एक काफ़ी अच्छा और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी एक काम कर रहा है, इसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया का डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स का कैसे हुआ इंडिया में, उसके बारे में बात हुई। अब हम मूव करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में कौन से बेंचमार्क है कि जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुए और कौन कौन कंट्रीब्यूटर है, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए फॉरेन कंट्रीज में स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि बहुत ही बाद में फॉरेन कंट्रीज में ये स्टैटिस्टिक्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया में तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन यूरोप में ये काम बाद में हुआ। और आपको पता है कि वो रेनेसा का जो पीरियड है, ठीक है, वो पीरियड के बाद ही यूरोप में साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब बढ़ते गए। और आपको मालूम है कि वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इसी रेनेसा का एक रिजल्ट है जो इंग्लैंड में हुआ था। तो हम यूरोप के सेंस में, फॉरेन कंट्रीज मतलब यूरोप के सेंस में थोड़ा समझेंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रख के काम करेंगे। सबसे पहले ये काम जो हुआ था जर्मनी में 18th सेंचुरी में, फर्स्ट टाइम जर्मनी में एक सर्वे हुआ पब्लिकली पूरा, और उसके रिजल्ट लेके उन्होंने अप्लाई किए। तो ये हुआ कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। तो जर्मनी ने ये काम शुरू किया, फिर पूरे यूरोप में हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से इसको एडॉप्ट किया। तो यहां से आप देख सकते हो कि इन लोगों का काम शुरू हुआ है फॉरेन कंट्रीज में स्टैटिस्टिक्स का 18th सेंचुरी में। प्रायर टू 1750 देखा जाए तो कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच था ही नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच नहीं था, और इनिशियल थियरी भी बहुत पता नहीं चली थी सबको। लेकिन प्रायर टू 1750 ये था, प्रोबेबिलिस्टिक आइडिया नहीं था। लेकिन उसके बाद शुरू हो चुके थे कि कुछ इनिशियल रिजल्ट्स प्रोबेबिलिटी थियरी के आना शुरू हो चुके थे 17th एंड 18th सेंचुरी में। मेजर कंट्रीब्यूटर देखा जाए तो लाप्लास एंड गॉस है, और ऑलमोस्ट वो दोनों का जो पीरियड है उसको आप समकालीन बोल सकते हो। कई सारा मतलब कॉमन एरा में वो लोग काम करते रहे। इसका पीरियड है 1749 टू 1827, जबकि गॉस का है 1772 टू 1885। ओके 1855, 72 टू 1855 ये कुछ पीरियड है। तो काफी कुछ कॉमन पीरियड है। इनके अलावा भी प्रोबेबिलिटी थियरी में कई सारे स्टैटिस्टिशियंस ने और मैथमेटिशियंस ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इनिशिएट इन्होंने भी नहीं किया था, इनिशिएट करने वाले पास्कल एंड फर्मा थे, और उस हिसाब से वो काम शुरू हुआ। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पहले नहीं था, बाद में ये आना शुरू हो गया, तो इसको भी अप्लाई करना उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले जैसे कि वर्ड स्टैटिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले दिस वर्ड हैज बीन कॉइन्ड बाय गॉटफ्रीड एकेनवॉल, जर्मन था वो, और इसने सबसे पहले वर्ड यूज किया था ये, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। उसने स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला था, ये वर्ड बोला था उसका ये वर्ड था, उसने बुक में ये वर्ड यूज किया था। मतलब जर्मन स्कॉलर गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने 1749 में स्टैटिस्टिक ये वर्ड सबसे पहले यूज करने वाला ये बंदा था। उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आपको मालूम है कि
नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स जिसको माना जाता है और वहां पर कोई चीज है तो वो ऑथेंटिक मानी जाएगी, तो वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में स्टैटिस्टिक सबसे पहले 1797 में उसकी जो एडिशन थी उसमें ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज किया गया। एग्जैक्ट जो स्टैटिस्टिक्स हम समझते हैं ये वर्ड सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1797 में उसको बताया गया। ठीक है, हाँ, जर्मन स्कॉलर ने ये वर्ड यूज किया था, लेकिन इसका मतलब भी स्टैटिस्टिक्स ही है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से उसने लिखा था। और उसके बाद मेजर बेंचमार्क देखा जाए तो रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी 1843 लंदन में उसका भी सेटअप हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और फिर अब कई सारे एक्सपर्ट मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस ये सोसाइटी के मेंबर बनते गए और कुछ ना कुछ रिसर्च या डिस्कशन, पेपर का एक्सचेंज ये सब होता रहा और स्टैटिस्टिक्स का स्टडी बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। 1843 में पहली रॉयल सोसाइटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद अभी 19th और 20th सेंचुरी में कई सारे मैथमेटिकल अप्रोच से स्टैटिस्टिक्स को देखने लगे और एक नया स्टैटिस्टिक का ब्रांच बन गया, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। और वो काम करने वाले जो सबसे ज्यादा इस पर वर्क करने वाले जो दो स्टैटिस्टिशियन कम मैथमेटिशियन बोले तो वो थे फ्रांसिस गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात आए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्ल पियर्सन ने ही किया हुआ है। और उसने एडवांस स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था। और 1911 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट भी हुआ, जिसका वो हेड था, उसने ही वो डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया। इसका यह मतलब है कि अब स्टैटिस्टिक पढ़ाई में भी आने लगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग पढ़ने लगे, मतलब अब ये कॉमन लोगों के लिए भी अवेलेबल होना शुरू हो चुका था। उससे पहले भी, मतलब ये पीरियड के साथ साथ दो पीरियड में देखूं तो इतना ही नहीं कि सिर्फ स्टैटिस्टिक अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम कर रहा था, लेकिन गॉसेट और फिशर, 1910 में गॉसेट और 1920 में फिशर, इन लोगों ने स्मॉल सैंपल का साइज बहुत छोटा हो फिर भी लार्ज पॉपुलेशन के लिए उसको हम जज कर पाएंगे कि नहीं, इसका स्टडी शुरू कर दिया था। तो स्मॉल सैंपल साइज हो तो स्मॉल सैंपल के स्टडी और उसके रिजल्ट आना शुरू हो चुके थे, जो गॉसेट और फिशर उन पर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, फिशर ने तो स्मॉल सैंपल स्टडी का रिजल्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो समझने के बाद जेनेटिक साइंस या फिर आप समझो बायोमेट्रिक, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइकोलॉजी, हर एरिया में इसका यूज करना शुरू कर दिया। मतलब फिशर को आप ऐसा भी बोल सकते हो, इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका स्टेटस मिला हुआ है कि ये स्टैटिस्टिक्स के फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तौर पे भी आप उसको देख सकते हो। इकोनॉमिक्स, हर जगह पर फिशर ने इसका यूज किया। तो स्टैटिस्टिक्स को आप समझ के चलो कि स्कोप बढ़ाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो फिशर है, जो उसने हर जगह पर इसका यूज कर सकते, वो बताया कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जो मॉडर्न लेवल पे आ जाए, एडवांस और यू कैन से रिफाइनमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो है ऑपरेशन रिसर्च, OR टेक्निक जिसको बोलते हैं। और जिसको कंट्रीब्यूट करने वाले जो है वो नेमान था, सबसे बड़ा इसके लिए जो स्टैटिस्टिशियन का नाम दे सकते वो नेमान है। और दूसरा है ई पियर्सन, कार्ल पियर्सन नहीं है, ये अलग है, ई पियर्सन। इन लोगों ने एडवांस स्टैटिस्टिक्स जिसको OR बोलते हैं, एक्चुअली ये वॉर टेक्निक है और इसका यूज सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, लेकिन 1930 से इस पे काम शुरू हो चुका था। आपको मालूम है 38-39 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें इसका ये टेक्निक का यूज भी हुआ। तो ये मॉडर्न स्टैटिस्टिक यहां तक आ गया, ऑपरेशन रिसर्च तक। और ये स्टोरी है इनकी डेवलपमेंट की। कहां से शुरू करते हैं भाई? जर्मनी ने 18th सेंचुरी से शुरू किया। प्रायर टू 1750 कोई प्रोबेबिलिस्टिक आइडिया नहीं था। उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट आना शुरू हो चुके थे 17th और 18th सेंचुरी में। मेजर कंट्रीब्यूटर लाप्लास और गॉस थे। उसके बाद वर्ड स्टैटिस्टिक का सबसे पहले यूज करने वाला था गॉटफ्रीड एकेनवर्थ। फिर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने वर्ड स्टैटिस्टिक्स उसके ही लैंग्वेज में, मतलब यही इंग्लिश
इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करके 1797 में वो एडिशन में पब्लिश किया और 1843 में रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क पीरियड माना जाएगा। उसके बाद जो अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस जिन्होंने इसको डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है लेटेस्ट 19th और 20th सेंचुरी में, उसमें फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन का नाम दे सकते हैं, जिन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इनका जो एरिया था वो था मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, वो काम उन्होंने शुरू किया और कई सारे रिजल्ट्स निकाले। इवन कार्ल पियर्सन ने तो एडवांस स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया। तो 1911 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में फर्स्ट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका वो हेड भी रहा और स्टूडेंट्स के लिए भी, पब्लिक एट लार्ज के लिए भी ये कोर्सेज अवेलेबल हो चुके थे। 1910 और 1920 में दो और हम नाम याद रख सकते हैं, गॉसेट एंड फिशर, जिन्होंने स्मॉल सैंपल पर स्टडी किया और रिजल्ट आना शुरू हो गए। उसके बाद तो फिशर ने तो आप मान के चलो कि हर एरिया में इसके एप्लीकेशन बताए और हर एरिया में इसका अप्लाई करके बताया, जैसे कि बायोमेट्री है या जेनेटिक साइंस है, ठीक है, या एजुकेशन है, हर एरिया में इसका यूज है ऐसा बताया। आप मान सकते हो कि स्प्रेड करने में अलग अलग डिसिप्लिन में स्टैटिस्टिक्स का यूज हो सकता है। ये इसके लिए जो कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है तो हम फिशर का नाम देते हैं। फिशर इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इतना हो जाने के बाद अब एडवांस वर्जन जो है, रिफाइनमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो बिल्कुल मॉडर्न लेवल पे आ चुका है, वो स्टैटिस्टिक्स का एक एडवांस वर्जन भी निकल के आया जिसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है इनिशियली वो है ई पियर्सन एंड नेमान। नेमान ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एक्चुअली ये वॉर टेक्निक तरीके से पहले यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बाद में हर जगह पर इसका डेवलपमेंट हुआ है। आज हम इसका यूज करके काफी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो एडवांस स्टैटिस्टिक ऑपरेशन रिसर्च कैसे डेवलप हुआ, कहां से शुरू हुआ, उसके लिए तो मुझे एक अलग सेशन भी करना, मतलब इसी वीडियो में हम नेक्स्ट सेगमेंट में वही डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा थर्ड पार्ट है, डेवलपमेंट स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद मतलब हमने पहले जनरल स्टोरी पढ़ा, उसके बाद डेवलपमेंट स्टोरी, और अब ऑपरेशन रिसर्च का डेवलपमेंट और किस तरीके से ओरिजिन डेवलपमेंट, उसका एक अलग से सेगमेंट हम पढ़ेंगे। और बाद में आपको मालूम है हम टाइमलाइन देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो नेमान और पियर्सन ने जो डेवलप किया है ऑपरेशन रिसर्च, वो कैसे शुरू हुआ और आज उसका क्या स्टेटस है वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, क्योंकि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ये एक अनदर ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और ये एडवांस वर्जन है स्टैटिस्टिक्स का। हुआ कैसे ये डेवलप? एक्चुअली तो जॉइंट स्टडी था पियर्सन और नेमान का, और इनमें से उनके स्टडी में से ये ब्रांच निकल के आई, लेकिन वो ऑलमोस्ट 1930 के बाद का स्टडी शुरू हो चुका था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ब्रिटेन वॉज फेसिंग टू मच प्रॉब्लम, क्योंकि इतने सारे, समझ लो कि वर्ल्ड वॉर में इतने सारी अलग अलग जगह पर उसको समझो कि युद्ध करना था, वॉर फेस करना था, कई सारे मोर्चे खुल गए थे और पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन के कंट्रोल में भी कई सारी कंट्रीज थी। तो वो कंट्रीज भी अपने अपने रिसोर्सेज यूज करते थे, ब्रिटेन ही यूज करता था उनके रिसोर्सेज भी, और हर मोर्चे पर उसको डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। मतलब वहां पर आपको कई सारे लॉजिस्टिक्स या फिर वॉर इक्विपमेंट, या फिर आप मान के चलो कि रेशनिंग, खाना पीना, और इसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री स्टाफ, तो सैनिकों को भी भेजना पड़ता था। तो ये पल्टून और ये सब प्रॉपर हर वॉर पॉइंट पे प्रॉपरली हर जगह पर मैनेजमेंट हो और किसी भी रिसोर्सेज की कहां पर कमी ना हो, इस तरीके से उसको एलोकेट करना था। दूसरा ये था कि रिसोर्सेज वैसे भी कम थे, तो लिमिटेड रिसोर्स को ऑप्टिमम लेवल पे यूज करके उसको वॉर में क्या है, आप मान के चलो कि थोड़ा एज लेना के लिए उसने ये काम शुरू किया।
तो क्या किया कि उसने देखा कि ब्रिटेन ने कि ये हैफेजार्ड मैनेजमेंट करेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, एक्सपर्ट लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो उसने यूनिवर्सिटीज में से, रिसर्च करने वाली इंस्टीट्यूशंस में से, लेबोरेटरीज में से कई ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जो मैथमेटिशियंस थे, स्टैटिस्टिशियंस थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, अलग अलग इकोनॉमिस्ट भी थे। तो ये सभी एक्सपर्ट लोगों की एक टीम बनाई पर्टिकुलरली वॉर ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए, और ये जो टीम है उसको बोलते थे ऑपरेशंस रिसर्च टीम। तो तब उनका नाम हो गया ओआर टीम। और ये ओआर टीम क्या करती थी, अपने हिसाब से मैथमेटिकल मॉडलिंग करके क्या किस तरीके से किसी भी मिलिट्री प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसका पूरा कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे देती, मतलब उसका सॉल्यूशन देती थी। और कमांडर को वो सॉल्यूशन मिलने के बाद वो कमांडर को अपना सॉल्यूशन शेयर करते थे और वो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते थे और फिर वॉर आगे बढ़ता था। तो बहुत बड़ा सक्सेस मिला ब्रिटेन को। और आपको मालूम है कि ये सब कंट्रीज जो है उसके बाद वर्ल्ड वॉर में सक्सेस तो इनको ही मिला था, जीतने वाले तो यही लोग थे। फिर लोगों ने देखा कि सिर्फ आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये खत्म हो गया, लेकिन इसके जो रिजल्ट मिले थे ब्रिटेन को वो उससे कई सारे कंट्रीज अट्रैक्ट हुए, मतलब फ्रांस, अमेरिका, ये सबको भी लगा कि नहीं ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने भी अपने अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट में ओआर का यूनिट बनाना शुरू कर दिया और वर्ल्ड वाइड सभी ने। और उसके बाद तो बिजनेस में, क्योंकि वॉर तो खत्म हो गया है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड अट्रैक्ट हुआ कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ओपोनेंट को हरा देते हैं या ओपोनेंट से ज्यादा हम काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस भी एक तरीके का ट्रेड वॉर ही है। तो हम वॉर टेक्निक में जो काम वॉर टेक्निक के तरीके से ओआर यूज होता था वो बिजनेस टेक्निक की तरीके से हो सकता है, उनको लगा और हुआ भी। कई सारा यूज बिजनेस में हो रहा है। आज के दिन में हर एक बिजनेस की बात करें तो कई सारे डिसीजन इसी बेस पे लिए जाते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक का यूज करके रिसोर्स एलोकेशन हो या कोई डिसीजन लेना हो, हर लेवल पे ओआर टेक्निक का यूज होता है। तो इस हिसाब से आज के दौर में हर दुनिया के हर लेवल, हर एरिया में आज ऑपरेशन रिसर्च काम कर रहा है। इंडिया में क्या पोजीशन है? तो इंडिया में ऑपरेशन रिसर्च बहुत मतलब लेट शुरू हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद इमीडिएटली 1949 में, मतलब 3-4 साल को छोड़ के हमने ओआर यूनिट एस्टेब्लिश कर दिया था रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में। सबसे पहला हमारा ओआर यूनिट यहां एस्टेब्लिश हुआ। साइमल्टेनियसली प्रोफेसर आर.एस. वर्मा ने डिफेंस साइंस लेबोरेटरी में, जो मटेरियल मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम होता था, तो वहां पर इन्होंने एक सेटअप बनाया ओआर का, डिफेंस साइंस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करके, जिसमें खास तौर पर डिफेंस मटेरियल का जो मैनेजमेंट है उसमें इसका यूज किया था। 1953 में फर्स्ट टाइम ओआर टेक्निक का यूज करके, ऑफ कोर्स यहां पर भी आप बोल सकते हो कि ये पीसी महालनोबिस ने सेकेंड फायर प्लान जो प्रिपेयर किया उसमें ओआर टेक्निक का यूज किया था, जिसमें डिमांड का फोरकास्टिंग करना था, ठीक है, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, टारगेट क्या हो सकता है, वो सबका कैलकुलेशन जो था उसके लिए पीसी महालनोबिस ने ओआर टेक्निक का यूज किया था अंडर ऑफ कोर्स आईएसआई, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर मिलकर। और 1953 में हमारा सेकेंड फायर प्लान जब डिजाइन हो रहा था तब हमने ये ओआर टेक्निक का यूज किया था। और आज की डेट में देखा जाए तो लास्ट 2 और 3 डिकेड्स में ओआर इंडिया में भी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पे तो हर एक ये टेक्निक का यूज कर रहे हैं, स्प्रेडेड इन लार्ज एरिया। तो इस तरीके से हमारा एडवांस स्टैटिस्टिक जो है ऑपरेशन रिसर्च वो भी इंडिया में कैसे डेवलप हुआ और आज कौन सी पोजीशन पे है ये हमने डिस्कस कर लिया। ये जितना भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सपोज हम सबको एक टाइमलाइन के तौर पे डिस्कस करें तो कि सबसे पहले क्या हुआ था,
इंडिया में या बाहर कहीं पर भी, तो वो क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी हो तो वो काम हम कर सकते हैं। तो मैं वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से कुछ पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर उसका पूरा ब्यौरा दिखेगा। मैं 1 बाय 1 इसको पढ़ रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। जैसे कि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो आप बोलोगे कि इंडियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, ठीक है, तो वहां से हमारा काम शुरू करते हैं। तो याद करो 321 296 BC मौर्यन एम्पायर जो है, वहां हमको पता चला कि उस वक्त क्या डेवलपमेंट हुआ था। रेफरेंसेस हैव बीन फाउंड इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफिक सर्वे, ये सबसे पहले। उसके बाद 1596-97 AD जो मुगल एम्पायर था, उस वक्त अ बुक जिसका नाम था आईन अकबरी, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल, describing what? Describing highly developed statistical system relating to what? Relating to the administrative and revenue services of Mughal Empire. उसके बाद हम आ जाते हैं 1749 में, जब फर्स्ट टाइम जर्मन स्टैटिस्टिशियन या जर्मन स्कॉलर गॉटफ्रीड एक्केनवॉल ने जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक का यूज किया था। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक बाय गॉटफ्रीड एक्केनवॉल फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट द स्टेट। फिर 1797 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम उसकी एडिशन में। तो द वर्ड स्टैटिस्टिक फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। 1749 टू 1827 में प्रोबेबिलिटी थियरी का डेवलपमेंट हुआ था लैप्लास के द्वारा, मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी बाय लैप्लास। 1772 टू 1855 डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी बाय गॉस। 1834 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ किसका? द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी लंदन में, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी, द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी इन लंदन। लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक बाय फ्रांसिस गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन। 1911 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन बाय कार्ल पियर्सन। 1910 एंड 1920 में गॉसेट एंड फिशर इनिशिएटेड अप्रोच ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस फॉर द डेटा हैविंग स्मॉल सैंपल। 1930 collaborative work between E. Pearson and J. Neyman resulted in the branch of statistics popularly known as operations research। and 1931 में establishment of Indian Statistical Institute, अब इंडिया में जो हुआ वो एट कलकत्ता बाय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। उसके बाद 1935 में याद करो एक डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि विल्कॉक्स ने, WF विल्कॉक्स लिस्टेड ओवर 100 डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, तो वो भी एक बेंचमार्क है, हम यहां उसको कवर कर लेंगे 1935 में। उसके बाद 1941 स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था 1941 में। उसके बाद 1949 में ओपनिंग ऑफ OR यूनिट एट रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी इन हैदराबाद। 1950 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSS एंड फर्स्ट राउंड ऑफ डेटा कलेक्शन बाय NSS जो अक्टूबर 1950 में हुआ था। और उसके बाद 1953 में पीसी महालनोबिस फॉर्मुलेटेड सेकेंड 5-year प्लान विद द हेल्प ऑफ OR टेक्निक। तो ये हमारा पूरा टाइमलाइन है, आप सिर्फ इसको भी पढ़ लो तो पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आ जाएगी। चलिए, तो पूरा डिस्कशन हो गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, और जितना हो सके उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का मैंने कोशिश की हुई है। ठीक है, आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्टडी मटेरियल आपके पास है ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड यू स्टार्ट राइटिंग सेक्शन वाइज, मतलब सेक्शन B, सेक्शन C लिखना आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।